गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज के लिए सिंचाई की जल की जांच है जरूरी। पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति के लिए करें उन्नत तकनीक से बुआई। की एक ऐसी अनोखी और अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है और उसमें से भी कई क्षेत्रों में जल काफी प्रदूषित है, जिसका सिंचाई या अन्य कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए जल की जांच करवाना बेहद जरूरी है। तो आप सिंचाई जल की जांच किस प्रकार से कराएं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, दलहन, तिलहन, धान, सारी चीज़ों का। आजकल एक सामान्य बात हो गई है, बाजार में लोगों को डर लगता है कि हमारी सब्जी में जो तत्व होना चाहिए वो ना होकर और कहीं अन्य दूसरे तत्व तो उसमें प्रवेश नहीं कर गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पानी शामिल है। कहीं हम बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित पानी का उपयोग कर अपनी खेती में सब्जी और फसलों का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कहीं ये पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसमें लेड की मात्रा आ जाती है, कैडमियम की मात्रा आ जाती है, जिंक होता है, मरकरी आ जाता है, तरह तरह के आयरन भी एकत्रित हो जाता है, उसमें मैंगनीज जमा हो जाता है, जिंक जो हमारे पौधे में आके प्रवेश कर जाता है। बहुत जगह आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करें, कैसे पहचानेंगे? एक तरफ साफ पानी दिखता है, दूसरी तरफ हमको गंदे पानी में तो हम 10 तरह से विचार कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा पानी पॉल्यूटेड होगा। कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा पानी प्रदूषित है या उस फसल के लिए अच्छा है कि नहीं है? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई जल के स्रोत भी अलग अलग होते हैं, इसलिए सिंचाई जल का नमूना लेने की विधि भी अलग होती है। अगर जल का नमूना सही तरीके से नहीं लिया गया तो जल शुद्धता जांच के नतीजे गलत हो सकते हैं। इसलिए जल का नमूना लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। अब रहा सवाल कि उसकी जांच कराने के लिए उसका नमूना लेना है। हम देखते हैं कि हम लोग मिनरल पानी बाजार से लेते हैं, वह बोतल में एक बार जरूर देख लीजिएगा ISI या ISO उसमें डला है। अगर ISI या ISO कोड है उस बोतल में, वह बोतल का प्लास्टिक अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस बोतल में पानी पी लेने के या उस पानी को खर्च कर लेने के बाद साफ सुथरी बोतल को, अगर तालाब बहुत गहरा है 1 मीटर की गहराई से आप और 6 फीट नीचे की गहराई से, अगर बिल्कुल नीचे जा सकते हैं वहाँ की गहराई से, और ऊपर का 4-5 तरह का एक बढ़िया सैंपल लेते चले जाएं
और एक जगह उस सैंपल को एकत्रित कर लें एक साफ सुथरी अच्छी किस्म की उसी प्रकार की बाल्टी में, और बाल्टी में डालने के बाद आप बॉटल में उस पानी को भर लें, तो आपका एक मिक्स आपको सैंपल तैयार हो जाएगा। आपको उसमें स्थान दर्ज करना होगा, आपको उसमें तारीख दर्ज करना होगा। पानी जब स्थिर बिल्कुल रहे 2 घंटा तक, तब उसका सैंपल लेना होगा। सैंपल लेने का दिनांक आप जरूर तय करके उसमें लिख के भेजेंगे। किसान भाइयों, जिस तरह से आप मिट्टी की जांच मिट्टी परीक्षण लैब में करते हैं, ठीक वैसे ही जल नमूना लेकर आप इसकी जांच करा सकते हैं। नमूना लेने के उपरांत बोतल पर किसान को अपने खेत से जुड़ी सारी जानकारियां पत्रक पर लिखनी चाहिए, जैसे किसान का नाम, स्रोत नमूना लेने की तिथि, खेत का खसरा नंबर इत्यादि। जल की जांच आप नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, मिट्टी परीक्षणशाला या निजी संस्थानों में भी करा सकते हैं। आसपास की भौगोलिक स्थिति से भी परिचय कराना होगा। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी उपलब्ध है। हर जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं भी हैं। अगर वहां जल की क्वालिटी भी टेस्ट कर दें, अगर उनके पास संसाधन मौजूद होंगे, वो भी टेस्ट कर देंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अगर ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हमारा पानी बहुत महकता है और बहुत ज़्यादा इसमें शिकायतों का डर रहता है कि शिकायत आ रही है इस पानी में, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आप जाके इस पे अपनी बात रख सकते हैं। वे अवश्य कुछ न कुछ आपको मदद करेंगे ताकि आपका पानी अच्छा हो जाए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकांश किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अपनाए हुए हैं और इन पशुओं के आहार हेतु हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु हमारे किसान विभिन्न प्रकार के चारे वाली फसलों की खेती करते हैं। तो आप कौन कौन से हरे चारे वाली फसलों की बुआई करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोनेड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र कांटवा। दूध उत्पादन में जो लागत आती है वो आती है सबसे ज़्यादा, अगर लागत की बात करें तो वो उसके खान पान पे। और किसान भाइयों, अगर हम दूध उत्पादन की लागत कम करना चाहते हैं और हमारे पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अच्छा दूध उत्पादन लेना चाहते हैं, तो हरे चारे की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन करने के लिए 1 वर्षीय या बहुवर्षीय फसलों का समावेश हमें करना चाहिए। उसमें भी जो दाल वाली फसलें हैं उनका, प्लस चारे वाली जो फसलें हैं यानी कि जो अनाज वाली फसलें हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन में हमें अपने पशुओं को अगर हरा चारा खिलाते हैं तो हमारा दूध उत्पादन भी अच्छा रहेगा और लागत भी कम आएगी। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशुओं के आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहें तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। ऐसा करने से लागत में कमी होने के साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे आमदनी बढ़ेगी। किसान भाइयों, इस मौसम में अगर हम बात करें तो हरे चारे के रूप में बाजरा, ज्वार या चौला जो है या ग्वार, इनका हरा चारा हमें लगाने की आवश्यकता होती है। हरा चारा देने के लिए हम बाजरे में भी जो न्यूट्रीफीड है या अविका चरी 19 है, उसका हमें उपयोग करना है। न्यूट्रीफीड लागत उसमें यानी कि बीज बहुत महंगा मिलता है, लेकिन वो मार्च अप्रैल में लगाएंगे तो सितंबर अक्टूबर तक हमें हरा चारा यानी मल्टी कट, बार कटाई, कम से कम भी 4 से 5 कटाई हम उसकी ले सकते हैं। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। लोबिया की उन्नत किस्में GFC1, GFC2 और GFC3 हैं, जिनका चयन करके बुआई कर सकते हैं।
चारे के लिए बाजरे की उन्नत किस्में राज बाजरा चरी 2, जॉइंट बाजरा MP 171, अविका बाजरा चरी इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ चौला जो है उसका भी, जैसे हम हरा चारा 1 बीघा में लगाते हैं तो उसका तीसरा हिस्सा हमें चौले के रूप में या ग्वार के रूप में, जो लेगुमिनेसी कुल का यानी कह सकते हैं दाल कुल के जो हरे चारे हैं उनका उपयोग भी हमें करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम अगर बहुवर्षीय हरे चारे लगाते हैं तो बहुवर्षीय हरे चारे लगाने के लिए नेपियर हाइब्रिड बाजरा वो अराउंड द ईयर चलता रहता है, यानी कह सकते हैं पूरे वर्ष भर हरा चारा देता रहता है। नेपियर घास लगाने से पूर्व किसानों को इसकी उन्नत किस्मों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार हैं। पूसा जॉइंट, पूसा नेपियर घास 2, संकर नेपियर घास BNH 10, को 5, फूले जयवंत BNH 233 इत्यादि हैं, जिन्हें लगाकर किसान अधिक हरा चारा ले सकते हैं। हरे चारे के उत्पादन में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 टन गोबर की सड़ी खाद और नाइट्रोजन के लिए 60 किलो यूरिया, 75 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 30 किलो तक पोटाश की जरूरत होती है, जिसमें गोबर की खाद एवं फास्फोरस और पोटाश को बुआई के समय खेत में मिला देते हैं और यूरिया को कई बार फसल की कटाई के बाद सिंचाई उपरांत खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। नेपियर घास की खेती शरद, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु में कभी भी की जा सकती है। वैसे इसका उपयुक्त समय फरवरी, मार्च एवं जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर में होता है। नेपियर घास कम उपजाऊ जमीन में भी हो सकती है। नेपियर घास लगाने के लिए 40,000 जड़ों की आवश्यकता होती है। इसे लगाने की विधि और दूरी इस प्रकार से है। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। चारा वाली फसलों से अधिक चारा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का प्रबंध बहुत जरूरी होता है, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहने से अधिक मात्रा में हरा चारा मिलता है। रोपाई के 70 से 80 दिन बाद पहली कटाई करते हैं। साथ ही साथ गिन्नी घास है, या जहाँ पे पानी की कमी है या चरागाह की उपलब्धता है वहाँ पे हम अंजन घास है, धामन घास है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं और एजोला घास का भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भिंडी की खेती बहुत से किसान करते हैं और जिन किसानों ने भिंडी की फसल लगा रखी है वो किसान इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोंद्रा मार्डी से। किसान भाई नमस्कार। भिंडी की फसल आपके खेत में लगी हुई है और भिंडी की फसल किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक फसल है, क्योंकि इस फसल को हम सालों भर खेती करते हैं। पर ये देखा गया है जब भिंडी की फसल फूल फल की स्थिति में आती है, यानी कि जब प्रजनन स्थिति में आती है, उस समय देखा गया है कि इस फसल को बेहतर करने के लिए, उसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए कई एक प्रकार के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप के जैसे अभी गर्मी के समय है, इस समय किसान भाई आप अपने खेत की नमी को देखते हुए 3 या 4 दिन या 5-6 दिन के अंतराल पर आपके मिट्टी की जल धारण क्षमता या नमी के ऊपर निर्भर करेगा, तो ये सिंचाई आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद किसान भाई अभी देखा, अभी जो गर्मा फसल है इसमें खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो खरपतवार आप उसको निकाई गुड़ाई के दौरान आप बिल्कुल हटाएं, क्योंकि खरपतवार में देखा गया है ये ना कि पोषक तत्व का ग्रहण करता है बल्कि इसमें कीट और बीमारी को भी आश्रय देता है। साथ ही साथ आप जो पानी पटवान करते हैं उसका नमी को भी खींच लेता है। तो आप किसी भी तरीके से
खेत से जो है खरपतवार को हटाने की कोशिश करेंगे। खरपतवार नियंत्रण अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें कीट और बीमारी भी कम होंगे। और कीट और बीमारी को इस फसल में लगने से बचने के लिए आपको कई उपाय करना पड़ेगा। कीट में जैसे प्रमुख रूप से इसका फल छेदक है, तना एवं फल छेदक है, उसमें जेसिड है जिसको हरा फुदका बोलते हैं, और सफ़ेद मक्खी है। ये काफ़ी तादाद में इसका नुकसान करता है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं, साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं। समुचित तरीके से इसका प्रबंधन करना होगा, तब जाके आप इसका अच्छी फसल ले सकते हैं। जैसे हम कीट और बीमारी की बात करें, किसान भाई, ये आप अपने खेत को हमेशा निगरानी में रखें। जैसे ही कीट का आक्रमण दिखे तो आप सबसे पहले जो नीम निर्मित दवा है उसका 5% घोल आप खेतों में छिड़काव करें। आप कोशिश कीजिए कि जब उसका संख्या ज़्यादा बढ़े, कई प्रकार की जो रासायनिक दवा है उसका आप प्रयोग करेंगे। रासायनिक दवा में जैसे थायोमिथक्सम है, उसका 2 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। स्पाइनोसेट 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करें। और कीट का नियंत्रण करने का और एक सबसे अच्छा तरीका है, आपके पौधे में जो आक्रांत फूल है, तना है या पत्ती है या फल है जो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, उसको आप हर एक 2-3 दिन के अंतराल पे उसको आप निकालते रहें और उसके बाद ही आप दवा का प्रयोग करें। तो आपको जो है जो दवा का जो प्रभाव है, रिजल्ट है, वो आपको काफ़ी अच्छी तरह मिलेगा। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। और जहाँ तक बीमारी की बात है, इसमें जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, ये काफ़ी ज़्यादा ये फसल को नुकसान करते हैं। उसका जो लक्षण है कि भिंडी के पत्ते में जो है पूरा सफ़ेद चूर्णील दिखेगा और बाद में धीरे धीरे पत्ता सूखने लगता है। ऐसा परिस्थिति में हम सल्फेक्स नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके हम स्प्रे करेंगे तो इसको रोका जा सकता है। तो किसान भाई, इन सारे बातों को अगर आप ध्यान में रखिए, अगर आपने भिंडी की फसल को अगर प्रबंधन करेंगे तो आपको अच्छी आमदनी हो सकेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामपुरा, जिला जयपुर से दिनेश कुमार जी ने। यह कोरोना काल में खेती बाड़ी का कार्य करते समय किन किन सावधानियों को बरतें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इन दिनों हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जीतने का, और आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को लड़ाई जारी रखना है। हमारे जो किसान बंधु हैं इनसे घबराए नहीं, और भारत सरकार का निर्देश है उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्राथमिकता दें, और जो भी कृषि कार्य है, जैसे बीज का बुआई हो या निकाई गुड़ाई हो या फसल की कटाई हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़रूर हम लोग जीतेंगे इस लड़ाई से और अच्छी खेती को हम लोग प्राप्त करेंगे। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें।
इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। और जैसा कि किसान बंधु अब तक अवगत हो चुके हैं कि इस बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजिंग का बहुत ही महत्व है। वो जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं निश्चित तौर पर अपने भी यूज करते हैं, दूसरे किसानों को भी देते हैं। तो ये अगर कोई किसान यूज करता है उसको पहले सैनिटाइज कर ले, अपने को सैनिटाइज कर ले, उपकरण को सैनिटाइज कर दे, उसके बाद ही दूसरे किसान बंधुओं को दें। इसके अलावा अभी हमारे बहुत सारे किसान बंधु पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो जहाँ पर पशु को रखे हुए हैं वहाँ यदि वो प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करने के पहले अपने आप को सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने, ग्लव्स जरूर पहने, पैर में कोई वाटरप्रूफ का जूता अवश्य हो और साथ साथ जो भी हमारे पशुधन उनके लिए जो भी उपकरण यूज किया जा रहा है उसे भी जरूर वो सैनिटाइज कर लें। और जहाँ तक किसान बंधुओं के उत्पाद का बात है, आराम से बाज़ार ले जाके बेचें। कहीं भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो रहा हो तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें ताकि उन्हें पास निर्गत किया जा सके। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़दीक के बाज़ारों में उनको बेच सकते हैं। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने, काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।